ऐसा कहा जाता है कि आप अपने ट्रेड पार्टनर बदल सकते हैं, बट आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपके घर में आप शांति चाहते हो तो आपके नेबरहुड में शांति होना बड़ा जरूरी है, और उनका कोऑपरेशन भी आपके देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इंडिया ने सबसे पहले शुरुआत की थी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के साथ। ये पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी 2008 के अंदर। उसके बाद में इस पॉलिसी को और भी गहराई से इंप्लीमेंट किया गया 2014 में। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने सार्क कंट्रीज के सारे मेंबर्स को अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर बुलाया, और काफी समय तक ऐसा लगा कि हालात काफी कुछ ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इंडिया के सपोर्ट में खड़े भी हैं। 14 के बाद जैसे ही पुलवामा में टेररिस्ट अटैक होता है और उसके बाद सार्क की जो मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए सार्क कंट्रीज जिस तरह से उसके अगेंस्ट में वोट देते हैं, उससे समझ में आता है कि सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ में खड़े हुए हैं। उस टाइम पर हमने बांग्लादेश, नेपाल, सारे देशों का साथ देखा, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां एकदम बदलती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो थी उसमें बैक साइड हमको देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मालदीव से। दोस्तों, मालदीव से इंडिया का एक बहुत क्लोज अलाई माना जाता था उस समय जब वहां पर इब्राहिम सालेह प्रेसिडेंट हुआ करते थे। परंतु इब्राहिम सालेह के अपोजिट पार्टी के व्यक्ति मोहम्मद मोइज्जू इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए फंडा ही लेकर के आ जाते हैं इंडिया आउट का, और मोइज्जू पूरे अपना इलेक्शन इसी बात पर अपने देश में लड़ते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आते हैं तो इंडिया का मालदीव से दखल काफी कुछ कम कर देंगे। और होता भी यही है कि मोइज्जू प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद में वो अपनी जीत पर अड़ जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारे 75 उन आर्म फोर्सेस के पर्सनल से जो मालदीव में रह करके एयरप्लेन्स को ऑपरेट कर रहे थे, और वो भी कहीं ना कहीं मालदीवियन पीपल्स की सपोर्ट के लिए। लगभग 1 साल तक नेगोशिएशन चलता है, उसके बावजूद ही मालदीव मानता नहीं है और अंततः हमें अपने आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को वहां से लेना पड़ता है। हाँ, उसके बदले में हम वहां पर सिविलियंस को तैनात करते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ मालदीव्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि मालदीव सबसे पहले जो भी नए वहां पर लीडर इलेक्ट होते थे वो पहले इंडिया की विजिट करते थे, बट मुइज़ जो इस बार इलेक्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने टर्की की यात्रा की, और उसके बाद वो चाइना गए, और उसके बाद फिर वो इंडिया आए। तो इंडिया जब आए तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो ठीक है, जख्मों को भरने की कोशिश की जा रही है, परंतु रिलेशन तब तक काफी बिगड़ चुके थे। परंतु मोइज्जो ने जब काफी टाइम पर वहां पर लीडरशिप किया, उसके बाद समझ में आया कि इंडिया के सपोर्ट के बिना बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब वापस से मोइज्जो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, परंतु अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना पहले था, और वापस से पहले के बराबर कॉन्फिडेंस बनाने में काफी समय लगने वाला है। यही अगर हम बात करें नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल में पिछले कुछ वर्षों में बार बार फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। वहां पर केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से इन्फ्लुएंस है, और चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो नया मैप नेपाल का लॉन्च किया है, उसमें हमारे काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को जो है नेपाल का हिस्सा बता करके इंडिया के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं नेपाल बीआरआई का मेंबर बना, बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, जो नेपाल के चाइना की तरफ झुकने का संकेत देता है। अब नेपाल में परिस्थितियां वही हो रही है, वापस से गवर्नमेंट फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है। बीआरआई प्रोजेक्ट को वहां पर काफी खासा रिस्पांस मिला नहीं है, तो नेपाल भी वापस से इंडिया की तरफ आ तो रहा है, बट विश्वास बहाली बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हो गया। उस दौरान भी वहां पर भी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, और नई गवर्नमेंट जो बनी उसके प्रमुख बने अनुरा कुमार देशनायके। तो उन्होंने एक समझदारी भरा काम किया कि वो जो है सबसे पहले इंडिया विजिट करते हैं, परंतु उन्होंने भी हमारे तमिल इश्यू को रिजोल्व करना, तमिलियंस को इकोनॉमिक लिबर्टी देने के लिए उतने ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया की एक डिमांड रही है। और साथ ही साथ फिशरमैन के इश्यूज को लेकर के इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी कई बार हमें तकरार देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश पिछले लगभग 15 वर्षों तक इंडिया का एकदम टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, परंतु बांग्लादेश में भी ऑल ऑफ ए सडन 3-4 मंथ्स में इतनी अचानक से उथल पुथल हो जाती है कि वहां से शेख हसीना का आउटसेट हो जाता है। शेख हसीना इंडिया आती है, इंडियन गवर्नमेंट उनको शेल्टर देती है, और वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ बन जाते हैं। और अब जब वहां पर गवर्नमेंट बदल चुकी है तो हम वहां देखते हैं कि वहां पर माइनॉरिटी हिंदूज के ऊपर कई सारे अटैक्स होते हैं। इंडिया के रिलेशन में भी वहां पर अलग अलग तरह के लीडर्स अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ टिल्ट होता हुआ दिख रहा है अपने
अपने बेनिफिट्स के लिए बांग्लादेश अब पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ये वही पाकिस्तान जिसने बांग्लादेशियों पर उस समय अत्याचार किया और इंडिया की मदद से ही वो आज़ाद हुआ। तो दोस्तों अब देखना ये कि आखिरकार इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था, इस पॉलिसी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हुए, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो थे वो दूर चले गए और अब विश्वास बहाली थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इन देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स। दोस्तों इन देशों में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्टिव और इंडिया अगेंस्ट की रही है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सिर्फ इसी नाम पर वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं कि इंडिया अगेंस्ट अपने लोगों को भड़काते हैं, इंडिया के अगेंस्ट कई सारे एजेंडा चला करके वहाँ पर इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो है चाइना का, कि चाइना इन सारे देशों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिकली असिस्टेंस भी करता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इन देश के वो जो नेता हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं उनका चाइना की तरफ झुकाव हो जाता है। और यही एक बड़ी परेशानी है कि इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था उसमें कहीं ना कहीं बैकस्लाइड हमें देखने को मिल रहा है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो है कई बार चीजें दिखाता नहीं पर करता रहता है, और कई बार वो शांति से उठाए हुए कदम देश को बहुत आगे ले जाते हैं, तरक्की में बड़ा फायदा देते हैं। तो लग तो यही रहा है कि इंडिया इन सारे डैमेजेस को कंट्रोल करेगा और हमारी लीडरशिप जो है वापस से उन पुराने ही रिलेशंस को मेंटेन करने में सफल हो पाएगी, जिनकी बदौलत हम कहते हैं कि इंडिया एक दिन विश्व गुरु बन पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।